बड़ी खबर है जहां हाथी देखने गए युवक की कुचलकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। भीड़ पर अचानक हाथी ने हमला किया। भागते समय पेड़ से युवक टकरा गया। मौके पर ही दर्दनाक उसकी मौत हो गई। वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों को 25,000 मुआवजा दिया गया है। मृतक बिजली विभाग में पीएसएस ऑपरेटर था। घाघरा थाना क्षेत्र के बुरहू गांव की घटना सामने आई है, जहां पर हाथी देखने गए युवक की कुचलकर मौत हो गई है। वन विभाग का जितने भी जानवर है, हाथी बड़ी परेशान कर रहे हैं घाघरा प्रखंड में और जनता बहुत परेशान है। आज घाघरा प्रखंड बुरहू गांव में एक हमारा मित्र था अनुप कुमार पांडे, आज उसी का दुर्घटना में जो पेड़ से भागते हुए टकरा गया। उसके बाद हाथी ने हमला कर दिया। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रुपेश, हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है इस शख्स को। अभी किस तरीके के हालात है वहां? जी, आपको बता दें, गुमला जिला में लगातार जो जंगली हाथियों का आतंक है वो आए दिन देखने को मिल रहा है। ताजा जो मामला है घाघरा थाना क्षेत्र के बुरहू गांव में घटा है, जहां पे हाथी आने की सूचना पर जो गांव के ग्रामीण थे वो हाथी को देखने के लिए गए थे। उसी दौरान आपको बता दें, जो बिजली विभाग में कर्मी के रूप में कार्यरत अनुप कुमार पांडे हैं, वो हाथी देखने के लिए गया था भीड़ के साथ में। उसी दौरान अचानक जो हाथी है आक्रोशित होकर के भीड़ के ऊपर दौड़ पड़ा। उसी दौरान भागने के दौरान जो अनुप कुमार पांडे थे वो पेड़ से टकरा करके गिर गए और उस दौरान हाथी की तरह उसको कुचल करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि घटना की सूचना पर वन विभाग और घाघरा थाना की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और जो आगे की प्रक्रिया उसको कर रही है। और हालांकि बता दें, अभी भी जो जंगली हाथी है वो गांव के पतरा में मौजूद है और वन विभाग की टीम लगातार हाथी को मॉनिटरिंग कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। राज्य से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को सौगात दी है। सड़क योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। नितिन गडकरी ने भूमि पूजन किया। 303 करोड़ की 2 परियोजनाएं इसमें शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गडकरी जुड़े। रामपुर चौक पर ओवरब्रिज बनेगा। NH 33 पर ट्रैफिक से राहत मिलेगी। विकास चौक पर भूमिगत टनल बनेगी। इरबा के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल सकेगा। दिन रांची के लिए और जो उपहार और जो सहूलियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम सबके लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं रांची की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मेरा मानना है, ये मेरा मानना नहीं। बोकारो से बड़ी खबर, जहां कोषागार घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध निकासी की रकम अब 6 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त के मुताबिक 2016 से चल रही जांच में कई नाम सामने आए हैं और राशि लगातार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल 4 सदस्यीय टीम जांच में जुटी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। सीधा डायरेक्शन है जीरो टॉलरेंस। उनका सीधा है कि फाइनेंशियल गड़बड़ी में कोई काम करे उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। हम 2016 से इसकी जांच कर रहे हैं। हमको पूरी संभावना है। हमने देखा है कुछ मामलों में, अभी तो आप उपेंद्र सिंह देख रहे हैं, पर कुछ मामलों में हमने ये देखा है कि ये आदमी कहीं एस कुमार के नाम से, कहीं राजेंद्र कुमार के नाम से, कहीं रामनरेश सिंह के नाम से, उनके नाम से तो कई बार, अनिल सिंह के नाम से, बीके देवी के नाम से, किसी की मृत पत्नी है, मृत जो हमारे कर्मी हैं उनकी पत्नी का जो है पैसा उसके नाम से, ललिता सिंह के नाम से, अस्मिता मिंज के नाम से, इस तरह के कई नामों से उसने किया है।
तो वही ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले पर झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने इसे चारा घोटाले से भी बड़ा बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है और दूसरे राज्यों से कनेक्शन की आशंका जताई है। वहीं जेएमएम ने कहा है कि मामला पुराना है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने भी सख्त कार्रवाई की बात दोहराते हुए सरकार के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाया है। चाईबासा के कोषागार से एक अवैध निकासी का मामला सामने आया था और धीरे धीरे ये पूरे राज्य में, उस समय अविभाजित बिहार था, कई हजार करोड़ का घोटाला सामने आया। तो चाईबासा के तत्कालीन डीसी अमित खरे जी ने भी जब इस घटना का पकड़ा होगा तो उन्हें लगा नहीं होगा कि ये तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला घोटाला है। हमें लगता है चारा घोटाला से कई गुना ज़्यादा बड़ा घोटाला जो है ये अवैध निकासी का मामला है और इसकी गहन जांच करनी चाहिए और इसके तार बहुत राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो अविलंब सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए जांच। जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई हो उन्हें दंडित किया जाएगा। जो घोटालेबाज है, जिन लोगों ने पैसे भ्रष्टाचार के जरिए, अनियमितता के जरिए अपने पास लाभ कमाया, उनसे रिकवरी होगा। सरकार छोड़ने वाली नहीं है। उसमें जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और जांच चल रही है। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर किसी भी तरह का ट्रेजरी के माध्यम से कोई घोटाले सामने आ रहे हैं या वित्तीय कुप्रबंधन की बातें सामने आ रही है तो सरकार गंभीरता से इस पर कार्रवाई करेगी, ये मैं कह सकता हूं। ट्रेजरी निकासी मामले पर विधायक सरयू राय ने पूर्व डीसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण नहीं होने से अवैध निकासी हुई, साथ ही इससे गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इस बात को रखा था कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब सरकार नहीं दे पा रही है वित्त विभाग को। अब जो राज्य की ट्रेजरी है, इनके इंस्पेक्शन का काम जिलों में जिला के उपायुक्त का है। हेड ऑफ द ट्रेजरी जिले में उपायुक्त होते हैं और टाइम टू टाइम इनको इंस्पेक्शन करना चाहिए। एक तो इंस्पेक्शन की कमी है। तो सरयू राय को आप सुन रहे थे, जहां 160 करोड़ के इस घोटाले मामले में उन्होंने बड़ा सवाल उठाया और कहा कि इस पूरे मामले में पूर्व डीसी की लापरवाही हुई और निष्पक्ष जांच की मांग उन्होंने की है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि निरीक्षण नहीं होने की वजह से ये निकासी हुई है और इस निकासी को लेकर के निष्पक्ष जांच होना चाहिए क्योंकि ये रकम बड़ा है। अब बात करते हैं ऐसे घोटाले की जिससे बिहार के चारा घोटाले से जोड़ा जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रेजरी घोटाले के, जिसके तार बोकारो से लेकर हजारीबाग तक जुड़ गए हैं। बोकारो ट्रेजरी से 4 करोड़ 29 लाख की फर्जी निकासी हुई। वहीं हजारीबाग से पुलिस विभाग में 15 करोड़ 41 लाख की गड़बड़ी का खुलासा हुआ। अब इस मामले पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस बचाव करती नजर आ रही। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ट्रेजरी घोटाले के तार कितने गुनहगार। बोकारो टू हजारीबाग करोड़ों का घोटाला, करोड़ों की निकासी और सिस्टम खामोश। बड़ा सवाल, सिस्टम सो रहा था या कोई सोने दे रहा था? क्या झारखंड में ट्रेजरी का ताला टूट चुका है? ये सिर्फ अकाउंटेंट की करतूत है या पूरा नेटवर्क है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बोकारो ट्रेजरी से 4 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी का मामला सामने आने के बाद अब हजारीबाग से बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हजारीबाग पुलिस विभाग में 15 करोड़ 41 लाख रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। बोकारो ट्रेजरी से 4 करोड़ की अधिक राशि की अवैध निकासी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। बोकारो डीसी ने ट्रेजरी का निरीक्षण कर पूरे रिकॉर्ड की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि साल 2018 से अब तक किसी भी उपायुक्त ने ट्रेजरी का विधिवत निरीक्षण नहीं किया था, जबकि नियम के अनुसार हर 6 महीने में विधिवत निरीक्षण अनिवार्य है। 23-24, 24-25 और 25-26 के स्थापना मत के एक निकासी का को वेरीफाई करेगा और हमारी 4 सदस्यीय कमेटी है, वो कमेटी के सामने वो रिपोर्ट अपना देगा। वो कमेटी उसको वेरीफाई करेगी और मेरे सामने उपस्थित करेगी और मेरे दस्तखत होने के बाद ही वो ट्रेजरी से किसी भी प्रकार की निकासी कर सकेगी।
हजारीबाग में 15 करोड़ 41 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। 8 साल में 2 खातों के जरिए अवैध निकासी की गई। इस मामले में पुलिस ने लेखा शाखा में कार्यरत 3 सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच के बाद 21 संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इन खातों में 1.60 करोड़ रुपए जमा है। वहीं इस मामले को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा, अगर इस मामले की गहनता से जांच हुई तो ये चारा घोटाला से भी बड़ा मामला निकलेगा। साथ ही मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। ये तो मुझे लगता है चारा घोटाले से भी बड़े घोटाले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ 2 जिलों में जांच हुई है और दोनों जिलों में 20 करोड़ के आसपास की अवैध निकासी की खबरें आ रही हैं, तो आप सोचिए, ये तो प्रारंभिक जांच है। जब गहनता से जांच होगी और सभी जिलों की होगी तो ये तो कई हजार करोड़ तक का घोटाला जा सकता है। जांच तो सीबीआई से करानी चाहिए। राज्य की एजेंसियां जो हैं अगर सक्षम होती तो ऐसा लूट होता ही नहीं। वहीं जेएमएम ने मामले में बचाव करते हुए कहा, सरकार का वित्त प्रबंधन दुरुस्त है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने कहा, इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। सरकार की चुस्त व्यवस्था का ही नतीजा है कि ये दोनों मामले संज्ञान में आ गए, पकड़े गए और दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और सरकार पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। ऐसे में इस प्रकार की घटना को अंजाम देना एक जघन्य अपराध माना जाएगा। और माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम राज्य के तमाम ट्रेजरियों की जांच करवाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या झारखंड में ट्रेजरी सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या संगठित भ्रष्टाचार का हिस्सा? क्या दोषियों पर सिर्फ गिरफ्तारी होगी या बड़े स्तर पर जवाबदेही तय होगी? न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार, हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी में अवैध बालू खनन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन के उजाले में ट्रैक्टर और ट्रकों से खुलेआम बालू की ढुलाई होती है, जबकि प्रशासन पर निष्क्रियता के आरोप लग रहे हैं। एमजीएम थाना क्षेत्र के कुसतुलिया नदी में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे नदी का स्वरूप बिगड़ रहा है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्हीं के सरकार के मंत्री जो संजय यादव जी हैं, उन्होंने खुद ही कहा कि ये इस तरह के पूरे क्षेत्र लोग जो उनके विधायक हैं, विधायक के मिली भगत से ये काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई प्रभावी व्यक्ति इसमें है, जिसके वजह से ये सब इतना अवैध जो कारोबार है चल रहा है। और निश्चित रूप से अगर एमजीएम थाना क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की बालू की उठाव हो रही है तो वहां की थाना भी इसमें लिप्त है और इसकी जांच होनी चाहिए। अन्यथा हम लोग भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का तो काम है, अपने करता है, दूसरे को बोलता है। आप शहर में देखिए, डीबीए स्कूल है सलेग रोड में, किनका डंपिंग हो रहा बालू का? विधायिका हमारी है बहू, उनके क्वार्टर के 10 कदम के दूरी पर डंपिंग हो रहा बालू। किनके सह पे हो रहा? ये लोग करते अपने हैं और बेचते हैं शहर में और लगाते हैं आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा का। शहर में बालू कौन बेच रहा? जमशेदपुर के स्वर्णरेखा और खरकई नदी में इन दिनों बालू माफियाओं का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रात तो रात, दिन में भी अब उजाले में नदी के बीचों बीच जाकर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रक से बालू का उठाव हो रहा है, जो कहीं ना कहीं राजस्व को, झारखंड सरकार के करोड़ों का राजस्व का चूना लग रहा है। मगर दूसरी तरफ खनन विभाग लगातार ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई भी करता है। कई ट्रक और टेलर को जब्त भी किया जाता है। बावजूद खनन के जो कार्रवाई के बावजूद भी जो है बालू माफियाओं का आतंक साफ तौर पर सर चढ़कर बोल रहा है। मगर इस मामले को लेकर अब राजनीतिक टूल भी पकड़ चुका है, जहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। मगर अब देखना यह है कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बालू माफियाओं पर जिला प्रशासन क्या नकेल कस पाएगा? क्या यूं ही जमशेदपुर के दोनों नदियों पर बालू माफियाओं का राज देखते ही बनेगा? न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर धनबाद से, जहां केंदुआडी गैस प्रभावित क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ।
कार्यक्रम में वैज्ञानिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द सुरक्षित पुनर्वास का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और मुआवजा देकर पुनर्वास किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि बारिश में CO गैस बढ़ने से जमीन धंसने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और कहा कि BCCL पर सिर्फ औपचारिकता का आरोप लगाते हुए बेलगढ़िया नहीं बल्कि किसी और सुरक्षित जगह बसने की इच्छा जताई। एक ही परिवार के 4 आदमी गैस के प्रकोप में आ गए थे। हालांकि हम लोग उन लोग को मेडिकल जांच करा करके अपने स्वास्थ्य सटीक कर लिए हैं, ठीक कर लिए हैं। पर हम लोग को ये देखते हुए सभी ग्रामीण नागरिकों से हम लोग को ये आग्रह करना था कि ऐसा घटना कहाँ हो जाए तो अपने जान रहेगा तो लाखों उपाय। जब फिर मौसम बदला और पानी पड़ा कुछ गैस बढ़ा है इसका जिसको अभी ओल्ड GM बंगलों के बगल में ट्रक डेवलप किया है, जिसकी सूचना हम लोग GM साहब को दे दी और जो प्रावधान है हम लोग उसको मतलब सर की वजह से अभी तो काफ़ी बेहतर ये हो रहा है, सुविधा बढ़ते जा रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, वहाँ एम्यूनिटी भी बढ़ाई जा रही है। BCCL प्रबंधक हो या CMD सर हो या फिर CO सर हो या जो भी सर आते हैं यही कहेंगे कि आप अपना प्रस्ताव रखते हैं और वो प्रस्ताव आज 3-6 महीने से ये 2025 ये दिसंबर से हम लोग को ये चल रहा है गैस रिसाव, ये 2026 है, ये आपका अप्रैल भी आ गया है, लेकिन सर लोग उसी में अटके हुए हैं। तो हमारा कहना है कि ना आप अपने प्रस्ताव पर अटके रहिए ना पब्लिक अपने प्रस्ताव पर अटके, जो दोनों का हित में हो वही काम हो। रांची से बड़ी खबर, जहां राज्य में 4 लाख से ज्यादा LPG बैकलॉग है। मंत्री इरफान अंसारी की समीक्षा बैठक हुई। एजेंसी और कंपनियों के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। राज्य में गैस की कमी नहीं, यह मंत्री ने कहा है। 7 से 10 दिन में डिलीवरी सामान्य होगी। बैकलॉग खत्म करने का सख्त निर्देश भी दिया गया। गड़बड़ी पर एजेंसियों पर कार्रवाई की भी बात कही गई। बता दें कि 1967 पर शिकायत करने की अपील की गई। रांची में सबसे ज्यादा 84,000 बैकलॉग पाया गया। असम विधानसभा चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम ने इसे अपने पक्ष में बताते हुए शानदार प्रदर्शन का दावा करते हुए सभी 18 सीटों में अच्छी जीत का दावा किया है। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जेएमएम की जमानत बच जाए वही बड़ी बात होगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बम्पर मतदान को अपने पक्ष में बताया है। में जो बहुत शानदार वोटिंग परसेंटेज रहा, मुझे लगता है ऑल टाइम हाई रहा, इसका मूल कारण यह था कि SIR से जितने फर्जी वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व और हेमंत विश्व शर्मा जी के डिलीवरी मैकेनिज्म पर लोगों ने आकर वोट दिया है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाएगी असम में। देखिए, परिणाम का इंतजार कीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह चुनाव ऐतिहासिक होगा। एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में आसाम में हमारा अभ्युदय, जो जनाधार दिखा, जो जन समर्थन दिखा, वो किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने भी दिखलाया। जिस तरह से आसाम के मतदाताओं ने चुनाव को लेकर के उत्साह दिखाया है और जिस तरह से वो बाहर निकलकर मतदान किए हैं, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि आसाम के मतदाता भ्रष्ट हेमंता विश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से ऊब चुके थे और उन्होंने अपने मतदान के माध्यम से ये दर्शाने का काम किया है कि आने वाले 4 तारीख को कांग्रेस के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का गठन पूरे बहुमत के साथ आसाम में होने जा रहा है। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जिस तरह वहां बम्पर वोटिंग हुई है, तीनों राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। देश के लोगों ने पीएम मोदी के विकास का मॉडल पसंद किया है। संकेत है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से आ रही है। यह संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, वो भी देश बड़ा है, देश खड़ा है। यह संकेत है कि प्रधानमंत्री का काम
और दुनिया की जो चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने, अब तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, तो देश मोदी के साथ खड़ा है, देश मोदी के विकास के साथ बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। अगली खबर बोकारो से, जहां उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सियाजोड़ी थाना क्षेत्र के मुंधनिया गांव में छापेमारी के दौरान 102 पेटी यानी 2376 बोतल नकली शराब बरामद हुई। साथ ही स्प्रीट, खाली बोतलें और मशीनें भी जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो नकली शराब फैक्ट्री का यह भंडाफोड़, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी मात्रा में यह शराब मिली है। मुंधनिया गांव में यह कारोबार चल रहा था। मुंधनिया बस्ती स्थित बाउंड्री के अंदर एस्बेस्टस का रूम में हम लोग छापामारी किए हैं। वहाँ पे विभिन्न ब्रांड के नकली शराब 918 लीटर फॉरेन लिकर मिला है और 105 लीटर स्प्रीट मिला है और डिफरेंट ब्रांड के लेबल्स, कैप एंड लेबल्स एंड खाली बोतलें मिली है। लगभग 3 पंचिंग मशीनें मिली है और इसके बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रुपए लगभग बताया जा रहा है। अब बात झारखंड के मौसम की करेंगे, जहां राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज से मौसम साफ होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान में 4 से 8 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को अचानक तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हाल के दिनों में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर खत्म हो गया है। मौसम में इस बदलाव से आम जनजीवन पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में भीषण गर्मी झेलने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज से यानी 10 अप्रैल से राज्य भर में भीषण गर्मी पड़ने जा रही है और जो पारा होगा वो पारा 4 से तकरीबन 8 डिग्री तक बढ़ेगा। यानी समझ जाइए कि जब पारे में अचानक उछाल देखने को मिलेगा 4 डिग्री से 8 डिग्री तक, तो समझ जाए कि वैसी स्थिति में कितनी ज़्यादा गर्मी का आपको सामना करना पड़ेगा। यही बता दें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब झारखंड से तकरीबन खत्म हो गया है। गुरुवार को भी यानी कल जो है ज़्यादा बारिश कहीं भी नहीं हुई है। राजधानी रांची की बात करें तो आसमान में बादल जरूर छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई है। कुल मिलाकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अब आज से आपको मई के आखिरी महीने तक जो लगातार है वो पारा आपको सीधे धीरे धीरे 35 से अब 40 डिग्री तक जाएंगे, फिर पारा आपको वहाँ से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब ये आपको हल्की ठंडी हवा का एहसास आने वाले 1-2 दिनों के अंदर हो जाए, लेकिन उसके बाद भीषण गर्मी झेलने के लिए आपको तैयार रहना होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह जिले में आई तेज बारिश और आंधी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इसका असर सिर्फ किसानों और फसलों पर ही नहीं बल्कि छोटे कुटीर उद्योगों पर भी पड़ा है। जमुआ प्रखंड के बदडीहा 2 गांव में कई घरों की छत उड़ गई। घरों में पानी घुसने से निमकी बनाने की मशीन खराब हो गई। इस बेमौसम बारिश और तेज आंधी से ग्रामीणों को आर्थिक रूप से बड़ा झटका लगा है। जिले भर में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी के वजह से ना सिर्फ इसका नुकसान किसानों को हुआ है, बल्कि इसका नुकसान प्रत्यक्ष रूप से कुटीर उद्योग पर भी पड़ा है। अभी हम मौजूद हैं जमुआ प्रखंड के बदडीहा 2 में। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे निमकी बनाने का मशीन है और इसी से निमकी बनाया जाता है। लेकिन बीते शाम को जिस तरह से तेज बारिश हुई है, आंधी आया है, इसके अलावा जो ओलावृष्टि हुई है, ये प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हो चुका है और मशीन अभी फिलहाल नहीं काम कर रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मोटर लगा हुआ है, मोटर में पानी घुस गया है और इसका जो आर्मेचर वगैरह होता है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी ओर तस्वीरों में देखिए, ये जो यहाँ पे जो तेल है, तेल में भी पानी चला गया है और भी अन्य प्रकार के जो कचरे हैं वो भी चला गया, जिसके वजह से तेल भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे। ओला हुआ तो ओला तो खिड़की से सब अंदर आ गया और अंधड़ के कारण पूरा घर छप्पर उड़ा के ले गया और मशीन में पानी मारा, जबकि मोटर में पड़ गया उसका अंदर और तेल भी खराब हो गया। उतना अच्छा से बढ़िया है भी नहीं, तभी काम रुका हुआ है ना। अभी काम इसके कारण रुक गया है और अंदर के कारण बिजली नहीं आ रही सुबह से, तो उसके कारण भी काम मेरा बंद भी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तेज बारिश हुई, आंधी आया, ओलावृष्टि हुई, इससे लोग काफी जनजीवन प्रभावित हुआ है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
देवघर सदर अस्पताल को IDBI बैंक और IOCL के CSR फंड से हाई डेफिनेशन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन मिली है। इसका उद्घाटन DC नमन प्रियेश लकड़ा ने किया। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को बेहतर जांच सुविधा मिलेगी। हालांकि मैन पावर की कमी के कारण शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जल्द ही सेवा शुरू होगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ आज इसका अधिष्ठापन और उद्घाटन किया जा रहा है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि सदर अस्पताल में दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि एक है एक्सरे मशीन और दूसरा है USG अल्ट्रासोनोग्राफी का मशीन। वो बहुत ही रिक्वायर्ड रहता है, जनरली सदर अस्पताल में रहता है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी कम रहता है। इसीलिए जो भी हम लोग डिजिटल एक्सरे करा पाते हैं उसका सही रेजोल्यूशन अगर ना हो। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।